10 साल तक मैंने अपनी माँ का मल मूत्र साफ किया, हर सुबह तड़के उठकर उनके डायपर बदले, अपनी सारी जमा पूंजी तोड़कर उनके अस्पताल का बिल भरा और अपनी शादी तक को ताक पर रख दिया। और बदले में मुझे क्या मिला? परजीवी का तमगा। मेरे सामने माँ की तस्वीर थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थीं। तब मैं नहीं जानती थी कि माँ मेरे लिए पीछे क्या छोड़ गई हैं। यह कहानी 10 साल पहले शुरू होती है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में बताएं। मैं प्रार्थना करूंगी कि आप पर ईश्वर की कृपा बरसे। 10 साल पहले माँ अचानक गिर पड़ी। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन उसका असर रह गया। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और वह अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती थीं। अस्पताल में पूरे परिवार की मीटिंग हुई। सबसे पहले बड़े भैया रमेश ने बोलना शुरू किया, मेरा बिजनेस है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मैं मां की देखभाल नहीं कर सकता, मुझे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी होती है। फिर दीदी मीना ने बात आगे बढ़ाई, मैं भी बच्चों की पढ़ाई और ट्यूशन में ही उलझी रहती हूं, ऊपर से मुझे सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है। और फिर उन दोनों की निगाहें मुझ पर आकर टिक गईं। प्रिया, तुम ही मां का ख्याल रख लो, तुम तो अकेली हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मेरी नौकरी, मेरी अपनी जिंदगी, किसी भी चीज का कोई मोल नहीं था। अस्पताल का खर्चा मैं देख लूंगा, भैया ने कहा। मैं भी हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। दीदी ने भी हामी भरी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उस वक्त मैं 35 साल की थी, एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरे मैनेजर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। प्रिया जी, एक बार और सोच लीजिए, आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मेरी माँ बीमार हैं, मैंने जवाब दिया, उनके पास मेरे सिवा और कोई नहीं है। इस तरह मैं 35 साल की उम्र में बेरोजगार हो गई और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सिलसिला पूरे 10 साल तक चलेगा। भैया ने जो अस्पताल के खर्चे भेजने का वादा किया था, वह सिर्फ पहले 3 महीने तक ही आया। प्रिया, आजकल बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, अगले महीने पक्का भेज दूंगा। वह अगला महीना कभी नहीं आया, न उसके बाद वाला, न उसके बाद वाला। दीदी का तो और भी बुरा हाल था। प्रिया, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, मैं तो पहले से ही परेशान हूं, माफ करना, इस महीने नहीं हो पाएगा। वह इस महीने पूरे 10 साल में कभी नहीं आया। आखिरकार मुझे अपनी सारी जमा पूंजी तोड़नी पड़ी। वह पैसा मैंने 28 साल की उम्र से पूरे 7 साल तक जोड़ा था अपनी शादी के लिए। उस पैसे से मैंने मां के अस्पताल का बिल चुकाया और आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। शुरुआत में मां एक नर्सिंग होम में थीं, लेकिन लगभग 6 महीने बाद मां ने कहना शुरू कर दिया, प्रिया, मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने मुझे समझाया, मरीज को 24 घंटे देखभाल की जरूरत होगी, यह आसान नहीं होगा। लेकिन मैं मां को घर ले आई। मैं सुबह 3 बजे उठकर उनके डायपर बदलती थी, 6 बजे दलिया और दवाई देती, सुबह उनकी फिजियोथेरेपी कराती, फिर दोपहर का खाना खिलाती, शाम को अस्पताल ले जाती, रात का खाना बनाती और रात 10 बजे मां को सुलाने के बाद जब मैं सोने जाती तो आधी रात हो चुकी होती थी। यही मेरा जीवन था पूरे 10 साल, 3, 6, 100, 50 दिन, 87, 600 घंटे। इन 10 सालों में मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। भैया या दीदी ने कभी नहीं कहा कि चलो आज हम मां को देख लेते हैं। वे सिर्फ त्योहारों पर आते थे। दिवाली का दिन था, भैया घर में घुसते ही बोले, मां देखो तुम्हारा बेटा आया है। मां उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। भैया ठीक 30 मिनट बाद घर से निकल गए, यह कहकर कि उन्हें दोस्तों से मिलने जाना है। दीदी तो उनसे भी 2 कदम आगे थीं। मां, मैं आ गई, कुछ पैसे दे दो। मां ने अपने लकवाग्रस्त हाथ से कांपते हुए एक लिफाफा दीदी को दिया। दीदी ने उसे अपने पर्स में रखा और बोली, मां मुझे जल्दी है, मैं चलती हूं। प्रिया, मां का ध्यान रखना। दीदी कुल 20 मिनट रुकी थीं। मैं रसोई में बर्तन धोते धोते रो पड़ी, अकेली रसोई में, जहां मुझे कोई देख न सके। 2 महीने पहले मां की हालत बहुत बिगड़ गई। आधी रात को अचानक उनकी सांस रुकने लगी। मैं मां को अपनी पीठ पर लादकर सीढ़ियों से नीचे भागी। लिफ्ट का इंतजार करने का समय नहीं था। इमरजेंसी रूम से मैंने भैया को फोन किया, भैया मां की हालत बहुत नाजुक है, जल्दी आ जाओ। मैं अभी गोवा में हूं, दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आया हूं, कल आता हूं। वह गोवा में छुट्टियां मना रहे थे जबकि यहां मां मर रही थी। मैंने दीदी को भी फोन किया, दीदी मां इमरजेंसी में है। अरे सच में? मैं तो अभी अपनी सहेलियों की पार्टी में हूं, कल आती हूं।
मैं इमरजेंसी रूम के बाहर गलियारे में अकेली बैठी रही। माँ का हाथ पकड़कर मैं पूरी रात प्रार्थना करती रही। सुबह माँ को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब माँ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तब भैया आए। माँ, मैं आ गया, आप तो डर गई होंगी। 5 मिनट बाद वह फोन पर बात करने बाहर गए और फिर वापस नहीं आए। दीदी अगले दिन आई। माँ, बहुत तकलीफ हुई होगी आपको, अब मैं आपसे मिलने ज्यादा आया करूंगी। वह ठीक 10 मिनट बाद चली गई। उनका वह ज्यादा आया करूंगी वाला दिन फिर कभी नहीं आया। 2 महीने बाद माँ हमें छोड़कर चली गई। सुबह के 4 बजे थे। मैंने उनका हाथ थाम रखा था। प्रिया, माँ ने धीरे से कहा। हाँ माँ, शुक्रिया। माँ, कुछ मत बोलो, तकलीफ होगी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश थी। ये उनके आखिरी शब्द थे। मैं उनका हाथ नहीं छोड़ पा रही थी जब तक कि वह पूरी तरह ठंडा नहीं हो गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। भैया घर के बड़े बेटे होने के नाते मुख्य भूमिका में बैठे थे। कड़क इस्त्री किया हुआ सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए माँ हमेशा मुझ पर कितना गर्व करती थीं, वह आने जाने वाले मेहमानों से कह रहे थे। और मैं पीछे रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। ऐसा लगता था कि कुछ खाया तो उल्टी हो जाएगी। दीदी बस यहाँ वहाँ घूम रही थीं। कभी मेहमानों से मिलती तो कभी बाहर जाकर फोन पर बातें करती। भाभी, भैया की पत्नी, मेरे पास आई। प्रिया, दाल में नमक कम है, दोबारा बनाओ। मैंने बिना कुछ कहे दोबारा दाल बनाई। और ये बाहर चप्पलें ठीक से रखो, कितनी बुरी लग रही हैं। मैं उठी और चप्पलें ठीक करने लगी। माँ, क्या मैं सब ठीक कर रही हूँ? अंतिम संस्कार के बाद 13वीं भी हो गई और कुछ दिनों बाद एक वकील के दफ्तर से फोन आया। दिवंगत सावित्री देवी जी की एक वसीयत है, कृपया परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हों। वसीयत का नाम सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। माँ ने ऐसा कब किया? हम सब वकील के दफ्तर में इकट्ठा हुए। भैया सबसे पहले आकर बैठ गए। काले सूट, सोने की घड़ी पहने, पैर पर पैर चढ़ाकर। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। दीदी ने अपना महंगा सा पर्स बगल में रखा और फोन चलाते हुए जम्हाई लेने लगी। भाभी भैया के बगल में ऐसे बैठी थीं जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हों। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं सबसे कोने में बैठ गई, अपना पुराना काला कार्डिगन पहने। मुझे अपने नाखूनों में फांसी मैल पर शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ घुटनों के नीचे छिपा लिए। वकील साहब अंदर आए। वह लगभग 50 साल के थे, चश्मा पहने हुए और शांत स्वभाव के लग रहे थे। दिवंगत ने 2 साल पहले यह वसीयत तैयार की थी। यह उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी है और इसे नोटरी से प्रमाणित भी करवाया गया है। भैया ने पूछा, 2 साल पहले? तब तो माँ के हाथ ठीक से काम नहीं करते थे। उनका दाहिना हाथ ठीक था। यह निश्चित रूप से उन्होंने ही लिखा है। वकील ने एक लिफाफा खोला। उसमें से एक सफेद कागज निकला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना सा डर मुझे सता रहा था। मैं वसीयत पढ़ रहा हूं। वकील ने कागज खोलते हुए कहा, मैं सावित्री देवी निम्नलिखित वसीयत करती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। मेरी सारी अचल संपत्ति, यानी यह एक फ्लैट और मेरे बैंक खाते में जमा सारी रकम। भैया थोड़ा आगे की ओर झुक गए। दीदी ने भी अपना फोन नीचे रख दिया। भाभी की आंखें और तेज हो गईं। मैं अपनी सबसे छोटी बेटी प्रिया को देती हूं। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अभी क्या सुना? भैया अपनी जगह से उछल पड़े। क्या? आपने अभी क्या कहा? वकील ने शांति से दोहराया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी सबसे छोटी बेटी प्रिया के नाम की है। यह हो ही नहीं सकता, दीदी चिल्लाईं। मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह वसीयत अवैध है। वसीयत लिखने के समय दिवंगत की मानसिक स्थिति की जांच की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह पूरी तरह से स्वस्थ थीं। भाभी अपनी कुर्सी से उठीं और मुझे घूरने लगीं। उनकी आंखों में आग थी। यह सब तेरी चाल है ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। सच में पता नहीं था। 10 साल तक मां के साथ चिपकी हुई थी और तुझे पता नहीं था? भाभी ने ताना मारा। वाह, तो आखिर में यही मकसद था तुम्हारा। इसीलिए शादी भी नहीं की और मां पर बोझ बनकर चिपकी रही। मैं कुछ नहीं बोल सकी। मैं इतनी अपमानित महसूस कर रही थी कि बस आंसू बहने लगे। भैया ने वकील से बहस की। हम इस पर केस करेंगे। यह वसीयत रद्द होनी चाहिए। यह फैसला अदालत करेगी। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास उनकी मानसिक जांच की रिपोर्ट है।
कानूनी तौर पर यह वसीयत पूरी तरह से वैध है। भैया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देख लेना, यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। भैया दरवाजे को पटक कर बाहर चले गए। दीदी भी उनके पीछे पीछे चली गईं। जाते जाते उन्होंने मुझे घृणा से देखा। भाभी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुझे पता है ना कि धोखाधड़ी के लिए तुझ पर केस हो सकता है। एक बीमार औरत से धोखे से वसीयत लिखवाना एक जुर्म है। मैं वहीं जम गई। दफ्तर में अब सिर्फ मैं और वकील साहब थे। वसीयत कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है, उन्होंने कहा। आप चिंता न करें। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर वकील ने एक और कागज निकाला। दिवंगत ने वसीयत के साथ एक पत्र भी जोड़ा है। मैं इसे परिवार के सामने पढ़ना चाहता था, लेकिन सब चले गए। पत्र? हाँ, जब आपको जरूरत महसूस हो तो बताइएगा, मैं आपको पूरा पढ़कर सुना दूंगा। मैंने सिर हिला दिया। माँ, आखिर आपने क्या लिखा था? घर लौटते ही मेरा फोन बजा। भैया थे। प्रिया, उनकी आवाज में जहर घुला था। हाँ भैया, तुझे पता है तूने क्या किया है? 40 साल का भाई बहन का रिश्ता तूने एक झटके में खत्म कर दिया। मैंने कुछ नहीं। चुप, यह सब तेरी वजह से हुआ है। मां की जायदाद पर पहला हक बड़े बेटे का होता है, यानी मेरा, समझी? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। अगर तूने जायदाद पर अपना दावा नहीं छोड़ा तो समझ लेना कि आज से हम अजनबी हैं। फोन कट गया। फिर दीदी का मैसेज आया, प्रिया, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तू तो मां के मरने का इंतजार कर रही थी। घिन आती है तुझ पर। मैंने फोन नीचे रख दिया। 10 साल मैंने 10 साल मां की सेवा की थी। हर सुबह उनके डायपर बदले, हर 2 घंटे में उनकी करवट बदली ताकि उन्हें बेडसोर न हो। अपने सारे पैसे उनके इलाज पर खर्च कर दिए। और आज मैं परजीवी और धोखेबाज बन गई थी। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो सकी। 1 हफ्ता बीत गया। मैंने दावा छोड़ने वाले कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं नहीं कर सकती थी। यह मां की आखिरी इच्छा थी। और फिर असली जंग शुरू हो गई। भैया ने वसीयत को रद्द कराने के लिए केस दायर कर दिया। कोर्ट का नोटिस मेरे घर आया। प्रतिवादी प्रिया ने दिवंगत की खराब मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर धोखे से वसीयत लिखवाई है। मेरे हाथ कांपने लगे। वे मुझे एक धोखेबाज साबित करने पर तुले थे। भैया का फोन आया, नोटिस मिल गया? भैया, यह सब करने की क्या जरूरत है? तो तू अकेले सब कुछ हटना चाहती है? मैं बड़ा बेटा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मां ने खुद यह लिखा है। बकवास बंद कर, वह चिल्लाए। मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तूने ही उन्हें बहकाया है। मैं सब जानता हूं। भैया, मां बिल्कुल ठीक थी। रिपोर्ट भी तो है। वह रिपोर्ट भी तूने ही बनवाई होगी, है ना? मेरे पास कहने को और कुछ नहीं था। अब अदालत में मिलते हैं, उन्होंने कहा। वहीं पता चलेगा कि तूने कितनी घटिया हरकत की है। फोन कट गया। दीदी ने दूसरे तरीके से हमला किया। उन्होंने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में एक लंबा चौड़ा मैसेज डाला जिसमें सारे रिश्तेदार थे। आप सबको यह जानना जरूरी है, हमारी छोटी बहन प्रिया ने मां की बीमारी का फायदा उठाकर धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। 10 साल तक मां के साथ रहकर उसने हम सबके खिलाफ उनके कान भरे। अब भैया ने केस किया है। नोटिफिकेशन बजते रहे। हे भगवान, सच में प्रिया तो शुरू से ही ऐसी थी। चेहरे से ही चालाक लगती है। ज्यादा दिन कुंवारी रहने से दिमाग खराब हो ही जाता है। बेचारी बनकर रहती थी, लेकिन असली मकसद तो पैसा ही था। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उसे पकड़ भी नहीं पा रही थी। पिछले 10 सालों में हर त्योहार पर मैंने अकेले खाना बनाया। पूजा के बाद सबके झूठे बर्तन धोए, और जब कोई नहीं आता था तो मैं मां के साथ अकेले बैठकर टीवी देखती थी। तब ये रिश्तेदार कहाँ थे? कुछ दिनों बाद भाभी घर आ गईं। दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने वीडियो डोरबेल में देखा तो भाभी थीं। उनके साथ 2 आदमी भी थे। मैंने दरवाजा खोला। क्या बात है भाभी? भाभी अंदर आते हुए घर को घूरने लगी। वे दोनों आदमी भी अंदर आ गए। ये लोग कौन हैं? वकील और मुंशी, भाभी ने ठंडे स्वर में कहा। अब हम इस घर की संपत्ति का जायजा लेंगे। चुपचाप सहयोग करो। किस हक से? केस चल रहा है। हमारा भी हक है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई वारंट है? बिना उसके तुम अंदर नहीं आ सकते। भाभी ने मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ा गई। प्रिया, सीधे सीधे मान जा, वरना और मुश्किल होगी। भाभी ने दराजें खोलना शुरू कर दिया। यह मां का कमरा था। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। हाथ हटा, गंदी कहीं की। यह मां का सामान है, इसे हाथ मत लगाओ। यह तेरा सामान नहीं है। अभी तक जायदाद तेरे नाम नहीं हुई है। भाभी हौंसी। और वैसे भी
जब फैसला आएगा तो ये वैसे भी तेरा नहीं रहेगा, जीतेंगे तो हम ही। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। 1 घंटे तक वे घर का कोना कोना छानते रहे। हर दराज माँ की एल्बम, उनकी डायरी, उनके हिसाब की कॉपी, सब कुछ। मैं बस जमीन पर बैठकर देखती रही। मेरे अंदर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। देखो, यहां पासबुक है, एक आदमी बोला। बैंक बैलेंस चेक करना होगा। भाभी ने मुझे देखा। प्रिया, पासवर्ड क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो हम कानूनी तरीके से पता कर लेंगे। बात वही पड़ेगी। तकलीफ झेलकर मानेगी या सीधे सीधे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाभी ने एक गहरी सांस ली। अभी भी मान जा तो हम शांति से मामला खत्म कर देंगे। मान ले कि वसीयत अवैध है और कानून के हिसाब से जायदाद के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा तुझे भी मिल जाएगा। यह है मां की इच्छा नहीं है। मां की इच्छा? मां का दिमाग ही ठिकाने पर नहीं था। 10 साल से बिस्तर पर पड़ी थी वो। मां का दिमाग बिल्कुल ठीक था, आखिरी वक्त तक। भाभी जोर से हंसी। इसलिए उन्होंने सब कुछ सबसे छोटी बेटी को दे दिया। कोई मानने वाली बात तो कर। मैं उठी। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं खड़ी रही। यहां से चले जाओ। बिना वारंट के घर में घुसकर तलाशी लेने के लिए मैं भी तुम पर केस कर सकती हूं। भाभी की आंखें सिकुड़ गईं। तू अब हमसे लड़ेगी? लड़ नहीं रही हूं, अपने हक की रक्षा कर रही हूं। भाभी कुछ देर मुझे घूरती रहीं, फिर मुड़ी। ठीक है, अब अदालत में ही मिलते हैं, वहीं रोना और पछताना। भाभी और वे आदमी चले गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं टूट गई। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं क्या करूं? मैं अकेली क्या करूं? उस रात मुझे नींद नहीं आई। बिखरे हुए कमरे को समेटते हुए मुझे मां की एक तस्वीर मिली। उसका फ्रेम टूटा हुआ था। भाभी और उनके आदमियों ने तलाशी के दौरान उसे गिरा दिया होगा। तस्वीर में मां मुस्कुरा रही थीं। यह 5 साल पहले मेरे जन्मदिन पर खींची गई थी। केक के सामने हम दोनों थे। मां, मैं उस टूटे फ्रेम को सीने से लगाकर रोती रही। सुबह के 3 बजे थे। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? अगर जायदाद का तीसरा हिस्सा लेकर मैं यह सब खत्म कर दूं तो यह नरक खत्म हो जाएगा। भैया, दीदी, भाभी, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। रिश्तेदारों के ग्रुप में मेरी बेइज्जती नहीं होगी। बस हार मान लेने से सब आसान हो जाएगा। मैंने फोन उठाया। मैं भैया को मैसेज लिखने लगी। भैया, मैं हार मान रही हूं। मैं मानती हूं कि वसीयत अवैध है, लेकिन मेरी उंगलियां नहीं चली। मुझे मां का चेहरा याद आ गया। 2 साल पहले की बात है। मां कुछ लिख रही थीं, अपने दाहिने हाथ से, धीरे धीरे, एक एक अक्षर। मां, क्या लिख रही हो? हम कुछ नहीं। क्या है, दिखाओ ना। नहीं। मां ने वह कागज दराज में रख दिया और मुझे देखकर मुस्कुराई। प्रिया, हाँ, शुक्रिया। किस लिए? बस मेरे साथ रहने के लिए। मैंने तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। क्या हुआ अचानक? भूख लगी है क्या? खाना बना दूं? मां हौंस पड़ी। हाँ, चलो खाना खाते हैं। वह वसीयत थी। मां तब से तैयारी कर रही थी। एक और याद मेरे जहन में आई। 3 साल पहले दिवाली की बात है। भैया 30 मिनट और दीदी 20 मिनट रुककर चले गए थे। घर में सिर्फ मैं और मां थे। मैं बर्तन धो रही थी। मां व्हीलचेयर पर बैठी मुझे देख रही थी। प्रिया, हाँ मां, मुझे माफ कर देना। किस लिए? ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी छीन ली। मैंने बर्तन धोना बंद कर दिया। रबर के दस्ताने उतारकर मैं मां के सामने बैठ गई। यह क्या कह रही हो? मैं जो भी कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। झूठ। मैं जानती हूं तुम कितनी तकलीफ में हो। भैया व्यस्त होने का बहाना बनाता है, दीदी सिर्फ पैसे लेने आती है। बस तुम ही हो जो यहां हो। मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई। इस उम्र में यह सब। मैंने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मैं ठीक हूं, सच में। तुम ठीक नहीं हो, मैं जानती हूं। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया, मां को माफ कर देना। और मां बोलते बोलते रुक गई। नहीं, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैं तब समझ नहीं पाई थी, अब समझ रही हूं। एक और याद थी। 1 साल पहले जब मां की हालत नाजुक थी, अस्पताल के इकू में उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली थीं। प्रिया, मां, मैं यही हूं। आपने आंखें खोली। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मां की आवाज बहुत धीमी थी। मुझे अपना कान उनके मुंह के पास ले जाना पड़ा। अपने भैया दीदी से नाराज मत होना। हम वे ऐसे ही हैं, मैं जानती हूं, लेकिन तुम अलग हो। तुम बहुत अच्छी हो। मां ने मुश्किल से मेरा हाथ दबाया। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? क्या मतलब?
माँ, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, मैंने सब तैयारी कर ली है। मैं तब नहीं समझी थी। मुझे लगा था कि माँ का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब मैं समझ गई। माँ उस वसीयत की बात कर रही थी। मैंने फोन नीचे रख दिया। मैंने हार मानने वाला मैसेज नहीं भेजा। माँ ने 2 साल लगाकर यह तैयार किया था। अपने लकवाग्रस्त हाथ से मुश्किल से एक एक अक्षर लिखा था। वह मेरे लिए उनका आखिरी तोहफा था। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने अपने आंसू पोंछे। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। माँ यह नहीं चाहती थी। माँ चाहती थी कि यह जायदाद मुझे मिले। 10 साल तक उनकी सेवा करने के बदले में उनकी आखिरी तनख्वाह के रूप में। मैं उठी। माँ, मैं इसकी रक्षा करूंगी, आपकी इच्छा की। अगले दिन मैंने वकील साहब को फोन किया। वकील साहब, मैं हार नहीं मानूंगी। आपने सही फैसला किया। कानूनी तौर पर वसीयत पूरी तरह से वैध है, हम लड़ सकते हैं। लेकिन भैया ने केस कर दिया है। मैं अकेली कैसे करूंगी? आप अकेली नहीं हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। वकील साहब की आवाज में एक दिलासा था। और अब समय आ गया है कि आप वसीयत के साथ वाला पूरा पत्र पढ़ें। पूरा पत्र? हाँ, उसमें दिवंगत ने विस्तार से लिखा है कि उन्होंने सारी संपत्ति आपको क्यों दी। क्या आप अभी पढ़कर सुना सकते हैं? आप दफ्तर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने क्या लिखा था, उन्होंने सब कुछ मुझे क्यों दिया, आखिरकार मुझे पता चलने वाला था। मैं वकील के दफ्तर पहुंची। वकील शर्मा जी ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे एक कप कॉफी दी। आप बहुत परेशान रही होंगी। जी, सच कहूं तो मैंने हार मानने का भी सोच लिया था। अच्छा हुआ आपने ऐसा नहीं किया। वकील साहब ने एक फाइल निकाली। आज मैं आपको वह पूरा पत्र दिखाऊंगा। मैं इसे परिवार के सामने पढ़ना चाहता था, लेकिन उस दिन सब चले गए। क्या इसमें उस दिन पढ़े गए हिस्से के अलावा और भी कुछ है? जी, दिवंगत ने अपने हर बच्चे के लिए एक संदेश छोड़ा है। मैं बेचैन हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं पढ़कर सुनाऊं या आप खुद देखेंगी? आप पढ़कर सुना दीजिए। वकील साहब ने अपना चश्मा ठीक किया। मैं, सावित्री देवी, पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिख रही हूं। तारीख 15 मार्च 2022। मैं अपनी सांस रोके हुए थी। सबसे पहले बड़े बेटे रमेश के लिए। वकील साहब धीरे धीरे पढ़ने लगे। बड़े बेटे रमेश, 30 साल पहले जब तुमने बिजनेस शुरू करने की बात की तो मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए दिए थे। तुमने कहा था, माँ मैं जरूर लौटा दूंगा। उसके बाद तुम्हारा फोन आना बंद हो गया। 25 साल पहले जब तुम्हें फ्लैट के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने 10 लाख और दिए, तुमने वह भी नहीं लौटाए। 15 साल पहले जब तुम्हें पोते की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने 3 लाख और दिए, तुमने तब भी लौटाने का वादा किया था। रमेश, मैंने तुम्हें 30 सालों में कुल 33 लाख रुपए दिए, मुझे एक भी पैसा वापस नहीं मिला। फिर भी मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तो तुम एक बार भी क्यों नहीं आए? 10 सालों में तुमने मेरा हाथ कब पकड़ा था? साल में कितनी बार फोन किया था? फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने सोचा कि तुम व्यस्त होगे। लेकिन रमेश, सच तो यह है कि तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूं। अब देने के लिए और कुछ नहीं है। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। माँ यह सब सोचती थीं, वह सब जानती थीं। वकील साहब आगे पढ़ने लगे। दूसरी बेटी मीना के लिए, तुम्हारी शादी पर मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। घर की सिक्योरिटी के लिए 5 लाख और दिए थे। तुम हर त्योहार पर आती थीं, ठीक 10 मिनट के लिए, और शगुन लेना कभी नहीं भूलती थीं। जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी, तुमने आखिरी बार मेरा हाथ कब पकड़ा था? 3 साल पहले दिवाली पर। तुम 10 मिनट रुककर चली गई थीं, वह आखिरी बार था। मीना, सच तो यह है कि तुम्हारा हिस्सा भी मैं तुम्हें दे चुकी हूं। अब और उम्मीद मत करना। मेरे आंसू बहने लगे। माँ सब जानती थीं, कौन सच्चा था और कौन झूठा। वकील साहब की आवाज नरम हो गई। सबसे छोटी बेटी प्रिया के लिए। मैंने सिर उठाया। सबसे छोटी बेटी प्रिया के लिए, मुझे माफ कर देना। जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। 10 साल तुम मेरे साथ रहीं, अपनी शादी नहीं की, नौकरी छोड़ दी और मेरी गंदगी साफ करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दी। सुबह 3 बजे उठकर डायपर बदलना, 6 बजे दलिया देना, दोपहर का खाना, अस्पताल ले जाना, रात का खाना। तुमने एक भी दिन आराम नहीं किया। तुम्हारे हाथ हमेशा फटे रहते थे रबर के दस्तानों की वजह से। तुम्हारी कमर में हमेशा दर्द रहता था। मुझे उठाते उठाते तुम्हारी आंखें हमेशा लाल रहती थीं क्योंकि तुम सो नहीं पाती थीं। माँ सब जानती थी। मुझे हर दिन अफसोस होता था। प्रिया, सच कहूं तो जब भैया ने कहा कि प्रिया देख लेगी तो मुझे बहुत गुस्सा आया।
जब दीदी ने कहा कि मैं तो व्यस्त हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुमने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। माँ, मैं हूं ना। तुम्हारा वह एक वाक्य सुनकर मैं अंदर ही अंदर रो पड़ी थी। प्रिया, जो कुछ भी बचा है वह सब तुम्हारा है। यह विरासत नहीं है, यह तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारी आखिरी तनख्वाह है। 10 साल तक मेरी देखभाल करने का मेहनताना जो मैं तुम्हें देर से दे रही हूं, मुझे माफ करना और शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारी माँ। मैं खुद को रोक नहीं सकी, मैं फूट फूट कर रोने लगी। वकील साहब ने मुझे टिश्यू पेपर दिए। मैं बहुत देर तक रोती रही। माँ, आप जानती थीं, आप सब जानती थीं। जो 10 साल तक कोई नहीं जान पाया वह सिर्फ आप जानती थीं। जब मेरे आंसू थमे तो वकील साहब ने कहा, दिवंगत ने मुझसे कहा था कि जब उनकी छोटी बेटी बहुत परेशान हो तो उसे यह पत्र जरूर दिखा देना। माँ ने जी, और उन्होंने यह भी संभाल कर रखने को कहा था। वकील साहब ने एक और फाइल निकाली। यह क्या है? आपके भैया और दीदी को दी गई रकम का हिसाब। दिवंगत ने खुद इसे तैयार किया था। मैंने कागज हाथ में लिया। रमेश, बिजनेस के लिए 20,01,993, फ्लैट के लिए 10,01,998, पोते की पढ़ाई के लिए 3,02,008, कुल 33 लाख। मीना, शादी के लिए 10,01,995, घर के लिए 5,02,003, त्योहारों पर शगुन लगभग 2,20,000 साल में, कुल 17 लाख। प्रिया, शून्य। नंबरों में देखकर यह और भी साफ हो गया। भैया को 33 लाख, दीदी को 17 लाख, कुल 50 लाख, और मुझे शून्य। बल्कि मैंने तो अपनी 8 लाख की जमा पूंजी भी मां के इलाज पर खर्च कर दी थी। वकील साहब ने कहा, यह दस्तावेज अदालत में एक महत्वपूर्ण सबूत होगा। इससे यह साबित होगा कि दिवंगत के पास अपनी बेटी को सब कुछ देने की एक वजह थी। तो क्या हम जीत सकते हैं? पूरी उम्मीद है। दिवंगत की इच्छा स्पष्ट है, मानसिक जांच की रिपोर्ट है और इतना विस्तृत हिसाब भी है। ठीक है, और आपको एक और व्यक्ति से मिलना होगा। किससे? दिवंगत की सहेली शांति जी। उन्होंने 10 साल तक सब कुछ देखा है। वह गवाही देने के लिए तैयार हैं। शांति आंटी, मां की सबसे अच्छी सहेली। वह हफ्ते में 1-2 बार आकर मां से बातें करती थीं। कुछ दिनों बाद मैं शांति आंटी से मिली। प्रिया, आंटी ने मुझे गले लगा लिया। बहुत सहा है तूने बेटा, बहुत सहा है। मैं फिर रो पड़ी। आंटी ने कहा, मैं अदालत में गवाही दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तूने 10 साल तक कितनी तकलीफ उठाई है। वो रमेश कब आता था, साल में कितनी बार? तुम्हारी माँ ने जब उसे फोन किया था कि उनकी हालत खराब है तो वह गोल्फ खेलने गया हुआ था। यह बेटा है। और वह मीना त्योहार पर 30 मिनट के लिए आकर शगुन के पैसे लेकर चली जाती थी और फिर साल भर शक्ल नहीं दिखाती थी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा। प्रिया, तेरी क्या गलती है? माँ के साथ रहना कोई गुनाह है। मैंने सिर हिलाया। नहीं। हाँ, तेरी कोई गलती नहीं है, और यह बात तेरी माँ सबसे अच्छी तरह जानती थी। आंटी ने अपने आंसू पोंछे। प्रिया, जब तेरी माँ ने वसीयत लिखी थी तो मुझे दिखाई थी। सच में? हाँ, 2 साल पहले उन्होंने कहा था, शांति, मेरे मरने के बाद प्रिया बहुत मुश्किल में पड़ेगी। रमेश और मीना उसे चैन से नहीं रहने देंगे। इसीलिए उन्होंने वसीयत को प्रमाणित करवाया, सारा हिसाब लिखा और पूरी तैयारी कर ली। माँ, आपने 2 साल पहले से यह सब तैयार कर लिया था। तुम्हारी माँ ने मुझसे आखिरी बार क्या कहा था जानती हो? क्या कहा था? शांति, प्रिया का साथ देना, उसे अकेले मत लड़ने देना। मैं फिर से रो पड़ी। माँ, मैं अकेली नहीं थी। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। भैया और दीदी पहले से मौजूद थे। भाभी भी साथ थीं। मुझे देखकर वे हंसे। मैं कांपते पैरों से अपनी जगह पर बैठी। मेरे वकील मेरे बगल में थे। घबराइए नहीं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। भैया के वकील ने शुरू किया। प्रतिवादी प्रिया ने दिवंगत की खराब मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर वसीयत में हेर फेर किया है। 10 साल तक दिवंगत के साथ रहकर उन्होंने बाकी परिवार के खिलाफ उन्हें भड़काया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे वकील शर्मा जी उठे। जज साहब, हम यह साबित करेंगे कि दिवंगत की वसीयत पूरी तरह से वैध है। उन्होंने कागजात पेश किए। सबसे पहले दिवंगत की मानसिक जांच की रिपोर्ट, जिसमें उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। भैया का चेहरा उतर गया और यह दिवंगत द्वारा खुद लिखी गई वसीयत का पूरा पत्र और परिवार को दी गई आर्थिक मदद का हिसाब है।
वकील साहब ने पत्र पढ़ना शुरू किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। बड़े बेटे रमेश को 30 साल पहले बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए दिए। भैया का चेहरा लाल हो गया। बेटी मीना को त्योहार पर आती थी, 10 मिनट रुककर शगुन लेकर चली जाती थी। दीदी ने सिर झुका लिया। सबसे छोटी बेटी प्रिया को 10 साल मेरे साथ रही। जो कुछ भी बचा है वह सब तुम्हारा है। यह विरासत नहीं है, यह तुम्हारी मां की आखिरी तनख्वाह है। मेरे वकील ने कहा, दिवंगत ने एक स्पष्ट इच्छा के साथ यह वसीयत लिखी है। यह 10 साल की सेवा का एक उचित मुआवजा है। अब हम गवाह को बुलाना चाहेंगे। श्रीमती शांति देवी। शांति आंटी गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। आप दिवंगत को कैसे जानती हैं? वह मेरी 50 साल पुरानी सहेली थीं। क्या आप उनके पारिवारिक हालात से वाकिफ थीं? जी, मैंने 10 साल तक सब कुछ देखा है। आंटी की आवाज में दृढ़ता थी। वादी, श्री रमेश अपनी मां के बीमार रहने के दौरान कितनी बार उनसे मिलने आए? साल में 2-3 बार, सिर्फ त्योहार पर। वह भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। और वादी श्रीमती मीना, उनका भी यही हाल था। जब भी आती पैसे लेकर तुरंत चली जाती थीं। और प्रतिवादी प्रिया? आंटी ने मुझे देखा। प्रिया एक भी दिन उनसे अलग नहीं हुई। सुबह डायपर बदलना, खाना खिलाना, अस्पताल ले जाना। उसने 10 साल तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आंटी ने अपनी आवाज ऊंची की। मैं पूछती हूं, इन 10 सालों में वादियों ने क्या किया? भैया के वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन जज ने उसे खारिज कर दिया। आंटी ने भैया को घूर कर देखा। रमेश जी, जब आपकी मां की हालत नाजुक थी तो आप गोल्फ कोर्स में थे, है ना? भैया कोई जवाब नहीं दे सके। मीना जी, आप त्योहार पर 30 मिनट के लिए आकर हजारों रुपए ले जाती थीं, है ना? दीदी ने अपना सिर और झुका लिया। और प्रिया? प्रिया ने अपनी सारी जमा पूंजी 8 लाख रुपए मां के इलाज पर खर्च कर दिए और उसे मिला कुछ भी नहीं। आंटी की आंखों में आंसू थे। आप जानते हैं दिवंगत ने मुझसे आखिरी में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, प्रिया का साथ देना, उसे अकेले मत लड़ने देना। अदालत में खामोशी छा गई। 2 हफ्ते बाद फैसला आया। वादी की याचिका खारिज की जाती है। दिवंगत की वसीयत को वैध माना जाता है और प्रतिवादी प्रिया को एकमात्र उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है। जज ने फैसला पढ़ा। दिवंगत ने एक स्पष्ट इच्छा के साथ वसीयत लिखी थी और उनकी मानसिक जांच भी सामान्य थी। वादी पक्ष द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों का कोई सबूत नहीं है, बल्कि सबूतों के अनुसार वादियों को पहले ही काफी रकम मिल चुकी है और केवल प्रतिवादी ने ही 10 साल तक दिवंगत की सेवा की है। यह वसीयत उस सेवा का एक उचित मुआवजा माना जाता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जीत गई थी। मैंने मां की इच्छा की रक्षा की थी। अदालत से बाहर निकलते वक्त भैया मेरे पास आए। प्रिया, मैं रुक गई। वह कुछ कह नहीं पाए और फिर मुड़कर चले गए। दीदी ने मुझे देखे बिना ही रास्ता पार कर लिया। भाभी ने घूरते हुए कहा, देख लेंगे तुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे डर नहीं लगता था। मैं घर लौटी, जो अब मेरा घर था। दरवाजा खोलते ही मुझे मां की खुशबू आई। मैं मां के कमरे में गई और उनके बिस्तर पर बैठ गई। मां, मैंने तकिए को गले लगा लिया। मैं जीत गई। मैंने आपकी इच्छा पूरी की। आंसू बहने लगे। शुक्रिया मां, मैं जानती हूं यह सब आपने मेरे लिए किया था। शुक्रिया। 1 साल बीत गया है। आज मां की पहली बरसी है। मैंने उनकी तस्वीर के सामने खाना रखा है। उनकी पसंदीदा खीर भी बनाई है। मां, खाना खा लो। तस्वीर में मां मुस्कुरा रही हैं। भैया या दीदी का कोई फोन नहीं आता। पहले दुख होता था, लेकिन अब सुकून मिलता है। 40 साल के रिश्ते के बावजूद हम कभी एक परिवार जैसे थे ही नहीं। शांति आंटी अक्सर आती हैं। हम साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं। प्रिया, आजकल क्या कर रही हो? कोर्स कर रही हूं आंटी, सोशल वर्कर बनने के लिए। बहुत अच्छा, मेहनत से करो। आंटी मुस्कुराई। तुम्हारी मां स्वर्ग में बहुत खुश होंगी। मैं भी मुस्कुराई। कल क्लास में मेरी एक नई दोस्त बनी। वह भी मेरी ही उम्र की है। वह भी अपने माता पिता की देखभाल करने के बाद देर से पढ़ाई शुरू कर रही है। मैंने भी 10 साल तक मां की देखभाल की है। मैंने उसे बताया। अरे, हम तो एक जैसे हैं। वह हंसी। बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? हाँ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने दिल से कहा, मैं खुश हूं कि मुझे मां के साथ रहने का मौका मिला। मैंने मां की तस्वीर को देखा। मां, अब मैं ठीक हूं। 10 साल तक मैं नहीं जानती थी कि मैं आपके लिए कितनी अनमोल हूं, लेकिन आप जानती थीं। आप सब जानती थीं, कौन सच्चा था, कौन झूठा।
और आपने आखिरी पल तक मेरी रक्षा की। शुक्रिया माँ। मैंने तस्वीर को प्रणाम किया। अब मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी जैसा आप चाहती थीं। खिड़की से बाहर बसंत की हवा आ रही थी। 45 साल की उम्र में अब जाकर मैं समझी हूं कि अपने लिए जीना क्या होता है। जैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही सेवा का भी कोई समय नहीं होता। हम उतना नहीं पाते जितना हमें दिया जाता है, बल्कि हम उतना पाते हैं जितना हम देते हैं। और माता पिता सब जानते हैं कौन दिल से उनके साथ था।